आज का हमारा टॉपिक है देश की जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। फिर से बता देते हैं, आज का हमारा टॉपिक है देश की जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। सर, राष्ट्र को शिक्षित करना, देखिए ये हमारा नहीं मानना है, ये अंग्रेजों का कहना है। सर कैसे, मैं बताते हैं। एक्चुअली क्या है, आज का जो हमारा विषय है आसान का समझिए, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का जब शासन व्यवस्था चालू होता है तो उन्होंने जो भारत का जो भूमि का क्षेत्र था या आय का क्षेत्र था, दोनों को पूर्ण रूप से इन्होंने क्या किया था, कंट्रोल कर लिया था। भारत में क्या बिकना चाहिए और क्या नहीं बिकना चाहिए, किस क्षेत्र में किस भूमि पर किस प्रकार का फसल लगाना है और कैसा फसल नहीं लगाना है, इसका सारा निर्णय ईस्ट इंडिया कंपनी का करती थी, करने का काम करती थी। किस आदमी किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्चा करना है और किस क्षेत्र से कितना पैसा लेना है, इसका भी हिसाब किताब नहीं करती थी। जैसे कि आपको मैं बता देते हैं आसान भाषा में कि अगर भारतीय संसद है, वहां पर डिसीजन लिए जाते हैं कि किस क्षेत्र में कितना पैसा क्या करना है, खर्च करने है। ठीक उस समय ब्रिटिश कंपनी भारत में जो भी कार्य होते थे सब ब्रिटिश कंपनी के अधीन ही होते थे। अब ये काम होते होते इन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदला जाए। जैसे आसान भाषा समझिएगा कि अगर हम लोग क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि इस सिस्टम बना कैसे। अक्सर हम लोग को सुनने को मिलता है कि भारत में गुरुकुल सिस्टम था, यानी गुरु का कुल, गुरुकुल दो शब्द से मिलकर बना है। गुरु मतलब कि गुरु, ठीक है, मतलब कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले इंसान को गुरु कहते हैं। और कुल, कुल मतलब उनके परिवार के लोग, यानी कि गुरु माता, गुरु बहन, गुरु पत्नी कह सकते हैं, या गुरु माता उन्हें कहा जाता है, जो गुरु की पत्नी होती है गुरु माता कहते हैं। गुरु भाई, यानी कि गुरु जी के भाई पढ़ा रहे हैं, गुरु जी की पत्नी पढ़ा रही हैं, जिसको हम लोग गुरु माता कहते हैं। गुरु के पुत्र भी पढ़ा रहे हैं, उनको गुरु भाई भी हम कह सकते हैं। तो ये जो जहाँ पर उनके पूरे परिवार निवास करते थे और वहाँ से हमें शिक्षा मिलती थी, उस जगह को गुरुकुल कहा जाता है। ठीक जैसे कि आज हम लोग कहीं सीखने जाते हैं तो जिस जगह पर हम लोग सीखने जाते हैं उसमें स्कूल कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में पाठशाला कहते हैं, और इसको जो है अरबी में मदरसा कहते हैं। ये चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा, अंग्रेज आने के बाद कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए, सभ्य और अंग्रेजी सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाया जाए, ये बात को उन्होंने कहा, प्रश्न किया कि भाई ऐसे भारतीय पैदा करो जो अंग्रेज की सोच की तरह अच्छे हो। फिर से बता देते, ऐसा चीज बनाया जाए कि अंग्रेज जैसे सोचते हैं वैसे वो अच्छे हो, बाकी अपने काम में अच्छे नहीं। इस काम को करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और इसका सबसे पहला चेंजिंग जो उन्होंने किया, शिक्षा व्यवस्था का करने का कार्य किया। मैं आपको चीज और बताते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे, उनका देखने के नजरिए क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें बात ये कर लें कि अंग्रेज सोच क्या रहे थे शिक्षा के बारे में। चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं कि पिछले हम 200 सालों से जो सिस्टम से पढ़ रहे हैं, ये सारा सिस्टम अंग्रेजों का देन है। लेकिन क्या इसके पहले भारत में क्या शिक्षा व्यवस्था नहीं थी? नहीं, 200 साल पहले भारत में इससे भी अच्छी क्या थी, शिक्षा व्यवस्था थी, जिसका जीता जगता क्या है, हमारे पास उदाहरण है, मिसाल है। जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, पूरे विश्व की सबसे पुराना और प्रथम विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला में है। वह तक्षशिला जो आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में क्या है, स्थित है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी विश्वविद्यालय जो कि आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय तब की है जब अंग्रेज लोग भी पढ़ना भी क्या करते थे, नहीं जानते थे। तब भारत में जो बड़े बड़े क्या होते थे, विश्वविद्यालय होते थे। सिर्फ हम 2 ही विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, लेकिन नहीं, भारत में ऐसा सैकड़ों विश्वविद्यालय थे और हजारों जो गुरुकुल थी जो भारत में क्या करते, शिक्षा का प्रसार करने का कार्य करती थी। उस वक्त इसकी जैसा क्या था, विधि व्यवस्था क्या था, नहीं था। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उस जमाने में आज से 1000 साल पहले भारत में क्या थे, आवासीय विश्वविद्यालय, रेसिडेंशियल, इंग्लिश में कहता हॉस्टल की व्यवस्था थी, जहाँ बच्चे क्या करते थे, पढ़ने के लिए जाते थे और पढ़ कर क्या करते थे, ज्ञान अर्जित करके पूरे देश और दुनिया में क्या करते थे, नाम करने का काम करते थे। भारत इतना क्या था, महान था, है और आगे भी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें प्राच्यवाद की परंपरा। सर, प्राच्यवाद की परंपरा क्या होती है? देखिए, प्राच्य जो है ना एक शब्द है जिसका मतलब होता है कई सारे भाषाओं को
जानने वाला क्या व्यक्ति, ठीक है, उसको प्राच्य कहते हैं। तो भारत में क्या हुआ है कि प्राच्यवाद की क्या थी परंपरा थी, क्या थी प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किए गए। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। कौन? विलियम जोन्स। बहुत समझदार और कानून के बहुत ही माहिर खिलाड़ी थे। लेकिन भारत में आने के बाद से उनको लगा कि भारत में अंग्रेजों को लगा, सॉरी उन्हीं को नहीं, पूरे अंग्रेजों को लगा कि भारत में ऐसा करना है कि यहाँ पर हमें शासन व्यवस्था करना है। और सबसे बड़ी बात है कि शासन व्यवस्था करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो स्थानीय भाषाएं होती हैं, स्थानीय कल्चर होता है, कल्चर का है कि मतलब रीति रिवाज होता है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सारे चीज़ आता कहाँ से, लोग सीखता कहाँ? जैसे हम लोग इस्लामिक चीज़ सीखना हो तो मदरसा जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें जो है हिंदू धर्म के बारे में समझना हो, सनातन धर्म के बारे में समझना हो, तो हमें संस्कृत विश्वविद्यालय में जाएंगे, वहाँ से जो सनातनी धर्म की जो विद्याएँ हैं हम वहीं पर सीख सकते हैं। जैसे हमें कोई बच्चा जन्म लेता है तो कौन सी क्रियाकलाप होती है, और जब किसी की मृत्यु होती है तो कौन से कर्म कांड होती है, ये सारे चीज़ हमें जो है किसी जो है धार्मिक जगह पर क्या होती है सीखने को मिलती है। यानी हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट ले चलते हैं। तो जो आज का जो मंदिर है ना, ये 1000 साल पहले एक छोटी मंदिर नहीं होता था। तो सर होता क्या था, ये मंदिर ऐसा था कि वो सीखने की जगह था। लोग वहाँ मंदिर में क्या होते सीखने के लिए जाते थे, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और ज्ञान देने के लिए जगह था मंदिर, ठीक है, पॉइंट पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं विलियम जोन्स की। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून के माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद थे। भाषाविद का मतलब होता है कई सारी भाषाओं का क्या जानकार, क्या इंसान, मनुष्य, या कह सकते हैं विद्यार्थी, ठीक है ना। ये ऑक्सफोर्ड में ग्रीक लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच अंग्रेजी भी जानते थे और अपने दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी क्या सीख चुके थे। कलकत्ता में जब आते हैं तो आने के बाद रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां सीखी, उसे व्याकरण सीखे, संस्कृत के काव्य का अध्ययन भी करना किया और कुछ ही समय बाद भारत के कानून, भारत के दर्शन, भारत के धर्म, भारत के राजनीतिक, नैतिक, अंकगणित और चिकित्सक विज्ञान और अन्य विज्ञान की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करना चालू किया। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि साफ साफ लिखा है, जो प्राचीन भारतीय पुस्तक थी, जो कि ज्ञान के भंडार थे, उसमें जो जितने भी आपके जो है भारतीय विज्ञान कला जो लिखी हुई थी, उन्होंने क्या किया, सीखने का काम किया। सर मोटो क्या था, टारगेट क्या था कि भारत को समझ सके और भारत में अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। इसी काम को सीखने के लिए ये लोग क्या किए थे, आपके जो है ब्रिटेन से भारत आए थे। ऐसा इनका सीखने का कोई मोटो नहीं था। ये लोग इतने चालाक थे, मैं आपको बता देते हैं कि भारत में जब ये लोग आए थे तो संस्कृत और फारसी की बुक पढ़ के उसको जो है इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करना चालू किया। बहुत सारी किताबों को जला दिया गया, खत्म कर दिया गया, और जो उसका जो मूल किताबें थी खत्म करके अंग्रेजी में प्रिंट आउट कराकर इसको लंदन भेज दिया गया। और वही किताबें आज के डेट में जब लंदन से फिर भारत आती है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है यूके का बना हुआ किताब है, बहुत अच्छी किताबी है, लेकिन मैं बता देते उसकी मूल किताबें भारत से क्या है, गई हुई, और इसका प्रमाण भी है। अभी हम पढ़ के सुनाते हैं, सुनिए। जोन्स ने पाया उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियां रखते हैं। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास में लगे थे। और उसके बाद से इन्होंने क्या करते हैं कि बंगाल में एक सोसाइटी का स्थापना करते हैं। नाम क्या है, इन्होंने जो है जो आपके जोन्स साहब हैं, वो जोन्स साहब जो अंग्रेजी अफसर थे, आपका जो नेथानियल है कोलब्रुक के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की गठन किया। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या करता है कि समय समय पर एक रिसर्च पेपर कि भारत के जो विज्ञान का, भारत की शिक्षा था, उसको लोग पढ़कर उन्होंने क्या किया, समय समय पर पत्रिका जारी की। जिस पत्रिका का नाम था एशियाटिक रिसर्च नामक, उसको पत्रिका का किया था प्रकाशन चालू कर दिया था। जैसे कि आम लोगों को जो लगे
कि ये लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मोटिव नहीं था, इनका मोटिव एक ही था कि भारत में शासन व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए अंग्रेजों का। इस बात को करने के लिए इन्होंने जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं का क्या समझने का काम का किया था, चालू कर दिया। ओके, आगे बात कर लेते हैं। जोन्स और ओल्ड भारत के प्रति एक खास तरह का व्यवहार करते थे, खास तरह का स्पेशल क्या व्यवहार था। भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होते चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों की इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं को पूर्ण अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है और साथ में भारत में शासन व्यवस्था करने में क्या होगी, हमें जो बहुता मिलेगी, आसानी होगी। इसीलिए इन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति को बदलने का क्या किया था, काम कर दिया था। ओके,